Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great and in this particular class we are going to continue with CA Inter SM question series और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे ऑडिट ऑफ बैंक्स के which I would say is one of the chapter जो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया है और क्योंकि ये एसएम के क्वेश्चंस है, केस सिनेरियो हमें कवर करना है, साथ में एमसीक्यूज है आपके, तो डेफिनेटली आपको इस क्लास को देखना चाहिए क्योंकि एसएम में जो भी क्वेश्चन है चाहे वो एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेलिवेंट टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन या फिर आप आते जाते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटिंग टू ऑडिट। नाउ वी कैन स्टार्ट। Question number 1 says, you are verifying an interest on the deposit which is paid by the branch of a nationalized bank. Auditor audit कर रहा है किसी nationalized बैंक की branch की and auditor क्या verify कर रहा है? Auditor verify कर रहा है आपकी branch ने जो deposits के ऊपर interest को pay किया उसकी verification कर रहा है। Question आपसे पूछता है, discuss करो, बताओ any of the two analytical procedure जिसको auditor perform कर सकता है in order to verify the interest on deposit which is paid by the branch। आपको पता है आपकी branch के पास अलग अलग टाइप के deposits होते हैं। एग्जाम्पल सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, एफडी हो सकती है, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सो ऑन। सो ऑडिटर को आपकी ये जो ब्रांच है इन डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करी होगी आपके कस्टमर को, यस इस इंटरेस्ट की वेरिफिकेशन करनी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंटरेस्ट की वेरिफिकेशन करने के लिए ऑडिटर किन दो एनालिटिकल प्रोसीजर को यहां पे परफॉर्म कर सकता है। सो आपका ऑडिटर क्या कर सकता है, बैंक की मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप ना मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप मुझे एनालिसिस प्रोवाइड करो कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड पे आपके पास, आपकी ब्रांच के पास किस नेचर के डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, उनका अमाउंट क्या है, राइट। नेचर मतलब क्या है, एफडी कितनी है आपकी जो सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो कितना है। सो वो बैंक की मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ले लेगा, बैंक की मैनेजमेंट से एनालिसिस ले लेगा। जैसे ही ऑडिटर के पास ये एनालिसिस आएगा, ऑडिटर वहां से ना एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालेगा। एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालेगा मतलब ऑन एन एवरेज आपकी ब्रांच, बैंक की ब्रांच किस टाइप के डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करती है, राइट। सो जो आपके ऑडिटर के पास अब ये एवरेज इंटरेस्ट रेट आया, अब यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर वो क्या परफॉर्म करेगा, हमने अंडरस्टैंड किया था जब ऐसे नंबर 520 कवर किया कि एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजंस भी आते हैं। तो ऑडिटर अब इस एवरेज इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन करेगा कि आपकी ब्रांच ने एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट पे किया। समझ में आ गया। तो यहां पे उसको जो भी डेविएशन मिलेगी उस डेविएशन को वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। हमने इसको भी अंडरस्टैंड किया था ऐसे नंबर 520 के अंदर कि जो भी डेविएशंस मिलती है उसको ऑडिटर फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, बैंक की मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है, राइट। दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकता है, यहां पे भी दूसरे एनालिटिकल प्रोसीजर में भी वो कंपैरिजन ही करेगा। मतलब आपकी बैंक की मैनेजमेंट ने किस डिपॉजिट के ऊपर इस साल में कितना इंटरेस्ट पे किया ऑन एन एवरेज, उसका कंपैरिजन कर लेगा कि प्रीवियस ईयर में आपकी बैंक की मैनेजमेंट इस टाइप के डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करती थी और जो भी डेविएशंस है उसको वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर इन ऑर्डर टू वेरीफाई द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट पेड बाय द ब्रांच। ठीक है, ये आपका आंसर में लिखा हुआ है। कहता है ऑडिटर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट व्हिच आर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड पे किस टाइप के अब बैंक के पास डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है उनका एनालिसिस ऑब्टेन कर लेगा ऑडिटर बैंक की मैनेजमेंट से और इस इंफॉर्मेशन से ऑडिटर कैलकुलेट कर लेगा एवरेज इंटरेस्ट रेट। अब ऑडिटर के पास ये जो इंटरेस्ट रेट आया है इसका कंपैरिजन वो कर सकता है विद द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज पेड बाय द ब्रांच ऑन द रेलिवेंट डिपॉजिट एज पर द अकाउंट्स एंड जो भी उसको डिफरेंसेस मिले उन डिफरेंसेस के रिलेशन में वो बैंक की मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा। ठीक है, ऑडिटर एक और काम कर सकता है क्या, एवरेज इंटरेस्ट बैंक की मैनेजमेंट ने जो इस साल पे किया है ऑडिटर इसका कंपैरिजन कर सकता है विद द कोरोस्पोंडिंग फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि फॉर एग्जांपल बैंक की मैनेजमेंट इस साल सेविंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है 6%, राइट। पिछले साल क्या 6% था या कोई डिफरेंस आ रहा है एंड जो भी उसको मटेरियल डिफरेंसेस मिलेंगे उसके रिलेशन में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, मतलब फर्दर एनालिसिस वो करेगा। तो ये आपके दो एनालिटिकल प्रोसीजर है जिनको ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है in order to verify
द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विच इज पेड बाय द ब्रांच, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है आपको, क्या अकाउंट ऑफ अ बोरोवर अवेलिंग द सीसी फैसिलिटी फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ बैंक हैज बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आपके बैंक से किसी कस्टमर ने, किसी बोरोवर ने एक सीसी फैसिलिटी ली हुई है और बैंक ने उसको क्लासिफाई कर दिया है एज आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल एक बात पूछ रहे हैं कि आप ये बता दो आउट ऑफ ऑर्डर इस टर्म का मतलब क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर से। हम किसी भी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कब क्लासिफाई करते हैं, अगर वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो कहता है एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज एन आउट ऑफ ऑर्डर इफ, अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते, आपके बोरोवर ने सीसी लिमिट ली हुई है बैंक से, तो जो सीसी लिमिट है वहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर एक्सीड हो जाता है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, तो आप उस अकाउंट को, मतलब बैंक उस अकाउंट को क्लासिफाई कर देता है एज दी आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपका ये जो अकाउंट है वो लिमिट के अंदर चल रहा है, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर से एक्सीड नहीं हुआ, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट क्रेडिट नहीं होते हैं, मतलब या तो क्रेडिट हो ही नहीं रहा, बिल्कुल 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, क्रेडिट नहीं हो रहा, तो भी इस अकाउंट को तुम आउट ऑफ ऑर्डर क्लासिफाई कर दोगे। या क्रेडिट हो तो रहा है बट इतना नहीं हो रहा, इतना सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है कि जितना इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है अकाउंट के अंदर उस इंटरेस्ट को कवर कर सके, तो भी इस अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया जाता है एज आउट ऑफ एन ऑर्डर अकाउंट। यही लिखा हुआ है कि एक अकाउंट को तुम ट्रीट करोगे आउट ऑफ एन ऑर्डर अकाउंट इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस कॉन्टिन्यूसली एक्सीड कर रहा है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, एंड और या फिर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिमिट के अंदर तो है लेकिन कोई भी क्रेडिट नहीं हो रहा आपके अकाउंट के अंदर, 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, कॉन्टिन्यूसली देयर आर नो क्रेडिट फॉर 90 डेज, मतलब 90 डेज और मोर देन 90 डेज, राइट। या क्रेडिट हो रहा है बट क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट विच इज डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड। इस गिवन सिचुएशन में आप इस अकाउंट को क्लासिफाई कर देते हो आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। नीचे यही एग्जांपल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपके किसी बोरोवर ने किसी बैंक से सीसी लिमिट ली हुई है जिसका अमाउंट क्या है 50 लाख, तो सैंक्शन लिमिट का अमाउंट है 50 लाख का और ड्रॉइंग पावर कितनी कैलकुलेट हो रखी है यहाँ पे 42 लाख की। तो आप इस अकाउंट को कब क्लासिफाई कर सकते हो एज दी आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। कहते हैं अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके इस अकाउंट के अंदर एक्सीड हो जाता है 50 लाख या 42 लाख से, मतलब या ड्रॉइंग पावर से एक्सीड हो रहा है या आपकी सैंक्शन लिमिट से एक्सीड हो रहा है, तो इस अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। अगर बैलेंस विद इन द लिमिट है तो कहता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज लेस देन 42 लाख बट कोई भी आपके क्रेडिट नहीं हो रहे हैं इस अकाउंट के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअसली 90 डेज, तो भी आप इसको क्लासिफाई कर दोगे एज द आउट ऑफ ऑर्डर। क्रेडिट हो रहे हैं लेकिन क्रेडिट सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है वो हुआ है 5 लाख जबकि क्रेडिट हुए 2 लाख, तो भी इस अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। तो ये एग्जांपल लिया हुआ है ऊपर वाले 3 पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज दैट रंजना प्राइवेट लिमिटेड इज सैंक्शनड अ सीसी फैसिलिटी ऑफ ₹100 लाख फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ LMO बैंक। तो आपका कोई कस्टमर है जिसका नाम है रंजना प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक सीसी फैसिलिटी ली हुई है किसी बैंक से, किसी बैंक की ब्रांच से। बैंक क्या है आपका LMO बैंक, राइट। उसका अमाउंट क्या है, सीसी लिमिट कितने की सैंक्शन करवा के रखी उसने बैंक की ब्रांच से 100 लाख रुपए की। बिसाइड्स ब्रांच हैज आल्सो सैंक्शनड एट वन टाइम BG। देखो सीसी जो होती है वो आपकी फंडेड फैसिलिटी होती है, राइट, क्योंकि सीसी में आपका वो पैसे को यूज कर रहा है ना, सो इट इज अ फंडेड फैसिलिटी। आपके इसी कंपनी ने एक बैंक से बैंक गारंटी भी ली हुई है 10 लाख रुपए की ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, राइट। तो ये जो आपकी BG होती है ये आपकी नॉन फंडेड फैसिलिटी होती है, ये आपको पता है हमने डिस्कस किया हुआ है। 2 टाइप की आपकी फैसिलिटी होती है, फंडेड फैसिलिटी एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी। डिस्कस करना है व्हाट टाइप ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी हैव बीन सैंक्शनड बाय द ब्रांच। अभी मैंने आपको बताया ये सीसी लिमिट क्या होगी, फंडेड फैसिलिटी, और ये जो बैंक गारंटी दी हुई है बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी की, अगर कंपनी ने पैसा नहीं पे किया और अगर यहाँ पे बैंक गारंटी दी हुई किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, तो जो भी ये गारंटी है कि आपकी कंपनी ने अगर कोई भी डिफॉल्ट किया जिस भी रिलेशन में आपके बैंक ने गारंटी दी हुई है, तो बैंक की ऑब्लिगेशन होगी कि बैंक को पैसा पे करना है। बट जिस टाइम पे ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहा है बैंक आपके कस्टमर को, उस टाइम पे तो कोई पैसा नहीं जा रहा है ना, नहीं, तो ये क्या होगी आपकी नॉन फंडेड फैसिलिटी हुई। तो कहते हैं आपको ये बताना है कि किस नेचर की क्रेडिट फैसिलिटी है जो सैंक्शन करी है बैंक ने अलोंग विद द प्रोबेबल पर्पस फॉर ईच टाइप ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। यही आपको लिखना है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी मतलब जो सीसी लिमिट सैंक्शन करी है बैंक ने, ये किस नेचर में है, फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी के नेचर में है। आप ये बताओ
बताओ किस पर्पस के लिए कस्टमर इसको लेता है? इसको लिया जाता है फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। आप सामान खरीदते हो, बिजनेस में जो भी तुम्हारे खर्चे होते हैं ना, उसको मीट करने के लिए कैश क्रेडिट लिमिट तुम्हारे बिजनेसेस लेते हैं बैंक से, राइट। दूसरा क्या है? बैंक गारंटी सैंक्शन करी हुई है। आपके बैंक ने कंपनी को, इसकी प्रोबेबल पर्पस क्या हो सकती है? इट्स प्रोबेबल पर्पस कुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ अ गारंटी बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन एक्सचेंज ऑफ अ कंपनी फुलफिलिंग सम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि ये गारंटी बैंक ने किसको दी है? आपकी कंपनी को दी है। मतलब ये गारंटी किसको दी है? किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को दी है ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। तो इसकी पर्पस क्या हो सकती है कि आपकी कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट लग रही होगी कि कंपनी को कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को मीट करना है, और अगर कंपनी ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया तो किसकी गारंटी आएगी? किसकी ऑब्लिगेशन होगी? बैंक की ऑब्लिगेशन होगी टू मीट दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो अथॉरिटी है ये टैक्स अथॉरिटी है। एग्जांपल है सिंपल, आपकी कंपनी को टैक्स अथॉरिटी को कोई टैक्स का अमाउंट पे करना था, बट उसने टैक्स का अमाउंट अभी पे नहीं किया। मान लेते हैं कि कोई केस वगैरह लगा होगा, पेंडिंग आपकी लिटिगेशन होगी, कंपनी केस हार गई और अब इसके ऊपर कोई फाइन पेनल्टी लगी जहां पे टैक्स का अमाउंट इसको पे करता है, राइट। तो कंपनी कहती है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, या कंपनी ने इसके रिलेशन में बैंक से क्या दी हुई है? एक बैंक गारंटी दी हुई है। मतलब बैंक गारंटी किसको दी है? टैक्स अथॉरिटी के फेवर में बैंक ने। तो अगर कंपनी अपनी इन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करेगी तो किसकी ऑब्लिगेशन होगी? पैसा देने की, आपके बैंक की ऑब्लिगेशन होगी। तो ये किस नेचर की फैसिलिटी है? ये नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू कारो। आप मुझे बताओ, कारो बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है? आंसर इज नो। ये हमने आपके लास्ट चैप्टर के जो डिस्कशन करी है क्वेश्चन की, उसके अंदर हमने कवर किया था। मतलब चैप्टर नंबर 8 के अंदर वी हैव स्टडीड दिस कि कारो बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे कि आप बताओगे कि कारो की एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर आती है। आप लिखते हो ना, कारो इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ foreign company which is defined under section number 2 subsection number 42 of the Companies Act except the following companies। तो आप सारी कंपनीज बताओगे, देर आफ्टर तुम बताओगे कि कारो किसी बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स बाय द बैंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ बैंक। तो अब ना आपके बैंक को केवाईसी नॉर्म्स का कंप्लायंस करना पड़ता है। केवाईसी नॉर्म्स मतलब नो योर कस्टमर नॉर्म्स। आप जब भी किसी बैंक के पास जाते हो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगते हैं, आपका पैन कार्ड मांगते हैं। उसकी पर्पस क्या होती है? बेसिकली बैंक कहीं ना एक सिग्निफिकेंट इंटीमीडिएरी का काम करता है इन मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट बैंक को आप यूज कर सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मतलब ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आरबीआई ने रेगुलेशंस बनाई हुई है कि आपके बैंक को केवाईसी नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे क्या है, आपको ये बताना है। तो कहता है, अगर मैं ऐसे नंबर 240 की बात करूं, ऐसे नंबर 240 फ्रॉड के रिलेशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी बात करता है। तो कहता है एज पर ऐसे नंबर 240 क्या बात करता है? ऐसे नंबर 240 इट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? एज पर ऐसे नंबर 240 ऑडिटर को ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एसेस करना पड़ता है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, किसकी वजह से? फ्रॉड की वजह से। समझ में आ रहा है? आपकी मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, एक एरर की वजह से और एक आपकी हो सकती है फ्रॉड की वजह से। ऐसे नंबर 240 किसके ऊपर फोकस्ड है? फ्रॉड के ऊपर फोकस है, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे नंबर 240 फिक्स करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसने क्या बताई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया कि ऑडिटर को ना रिस्क की असेसमेंट करनी है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का फ्रॉड की वजह से। एंड जब वो रिस्क की असेसमेंट कर लेगा, जब उसको पता लग जाएगा कितना रिस्क है, उसके अगेंस्ट उसको अपने रिस्पॉन्सेज बनाने हैं। ये उसका ऑब्जेक्टिव है जो ऐसे नंबर 240 ने सेट किया हुआ है, यही लिखा हुआ है। कहता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है ड्यू टू फ्रॉड, एंड उसको ऑब्टेन करने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन दोज आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला आपको? रिस्क मिल गया, उसके बाद आप रिस्पॉन्सेज बनाओगे। रिस्पॉन्सेज कहां पे बनाता है ऑडिटर? 330 में बनाता है, राइट। और आपको ये पता है कि वहां पे ऑडिटर को क्या मिलेगी? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एंड उसको रिस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है जो ऐसे नंबर 240 ने सेट किए हैं ऑन द ऑडिटर।
ऑडिटर को थ्रू आउट दी ऑडिट, ऐसे नंबर 200 कहते हैं ना ये, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। तो जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा ना, तो उसको हमेशा अलर्ट रहना है कि क्या उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है विच मे बी इंडिकेटिव ऑफ द फ्रॉड। मतलब इसको आप कहते हो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपको पता है ना, फ्रॉड कब कमिट करता है कोई भी इंप्लॉय हो गया, आपकी मैनेजमेंट होगी, जब उसके ऊपर कोई प्रेशर होता है। आपने लोन लिया हुआ है, लेकिन लोन ले तो लिया आपने, लोन को रीपे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप कौन हो? आप उस कंपनी के कैशियर हो, आपके पास कैश हाथ में रहता है, आपकी ड्यू डेट आ रही है, आपको पैसा पे करना है, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो ना कैश के अंदर। तो इसको कहते हैं दीज आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। तो कहते हैं ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है, उसको अलर्ट रहना है। कहता है इट शुड बी मेंटेन्ड बाय द ऑडिटर सो एज टू रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ताकि ऑडिटर रिकॉग्नाइज कर सके कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना कि अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है तो ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर हुआ। अब बात कर लेते हैं आरबीआई ने। आरबीआई की क्या रेगुलेशन है? तो आरबीआई ने फ्रेम करी है कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, रेगुलेशन जो डील करती हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको आप कहते हो पमला, राइट, एंड केवाईसी नॉर्म्स। आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता रहता है, जो रिक्वायर करता है कि आपके बैंक्स के पास पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होनी चाहिए, कंट्रोल्स होने चाहिए, जो डेटर कर सके आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को, जो रिकॉग्नाइज कर सके मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को, जो रिलेट करती हैं आपकी रिपोर्टिंग ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको क्या बोला? बैंक को एक इंटरमीडियरी के तौर पे यूज किया जाता है फॉर दी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट होता क्या है कि आप इसको जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मतलब जब आप अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करते हो, तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वो किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूज सिग्निफिकेंट अमाउंट है, आप छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनके नाम पे अकाउंट खुलवा के उन पे ट्रांसफर करा देते हो, राइट। तो ऐसे जो ब्लैक का पैसा था, मान लो आपके पास बहुत कोई 2000 करोड़ रुपीस है, अब ये ब्लैक में है, ये कैश में है, अगर आप बैंक में किसी एक कस्टमर के नाम पे इसको दिखाने जाओगे तो ये ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ऑब्जर्वेशन में आएगी। ये ब्लैक का पैसा, इसको व्हाइट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनके नाम पे तुम अकाउंट खुलवा के छोटे छोटे अमाउंट्स में तुम बैंकिंग चैनल्स में डाल दो। तो एक बार सिस्टम के अंदर पैसा आ गया तो ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट होगी ना, तो तुम उसको यूज कर सकते हो जिस भी पर्पज के लिए तुम्हें इसको यूज करना है, राइट। तो क्योंकि बैंक को यूज किया जाता है एज एन इंटरमीडियरी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, तो आरबीआई ने वहां पे केवाईसी के नॉर्म्स बनाए हैं कि बैंक के पास पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, कंट्रोल्स एग्जिस्ट होने चाहिए, ताकि वो रिमूव कर सके, डेटर कर सके आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को, रिकॉग्नाइज कर सके मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को, और रिपोर्टिंग की जा सके इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के। समझ में आ गया? तो ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंक आर प्रिपेयर्ड इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। हमने देखा था ना, मैंने बोला था मोस्टली क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू में आते हैं, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में पूछा हुआ है क्या आपके बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर बनाना पड़ता है, मतलब उसका फॉर्म और कंटेंट कहीं ना कहीं डिफाइंड है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, शेड्यूल 3 किसका? कंपनीज एक्ट का। यहां पे क्या रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती है? यहां पे बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है, राइट। तो कहता है बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है ना स्पेसिफाइड फॉर्मेट। आपको डिस्कस करनी है लीगल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड एज एप्लीकेबल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, कि कैसे किसी नेशनलाइज्ड बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, उसका फॉर्म एंड कंटेंट कहां पे डिफाइंड है। ये हमने पढ़ा था कि एज पर सेक्शन नंबर 29 किसका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। सेक्शन नंबर 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये बताता है कि आपका बैंकिंग कंपनी किस फॉर्म के अंदर, किस कंटेंट के अंदर, मतलब फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा बैंकिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या उसका फॉर्मेट होगा और क्या कंटेंट आपकी बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होंगे। तो ये कौन बताता है? सेक्शन नंबर 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दीज प्रोविजंस किसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है? नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। और ये प्रोविजन क्या कहती है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को अपनी एक बैलेंस शीट बनानी है, अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। कैसे बनाना है, क्या फॉर्म होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यह बताया गया है आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थर्ड शेड्यूल, राइट। और एज नियर एज देयर टू एज द सर्कमस्टांसेस एडमिट। और अगर आप एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकते तो जितना फॉर्मेट है उसके आसपास की ही आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, राइट। फॉर्म ए ऑफ द थर्ड शेड्यूल, तो कहते हैं जो थर्ड शेड्यूल का फॉर्म ए है, ये किसकी बात कर रहा है? शेड्यूल का पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। वहां पे फॉर्मेट है आपकी बैलेंस शीट का। और फॉर्म बी ऑफ योर
थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट, यहां पे फॉर्मेट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। तो ये आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ये आपको पता है या लर्न करनी, इसमें ऐसा समझाने वाला है कुछ भी नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, it says list out any 4 points which highlight the peculiarities involved in a banking operation। तो कहता है फीचर बताओ बैंकिंग ऑपरेशंस के, या आप इसको कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपके बैंकिंग ऑपरेशंस में, आपको ये हाईलाइट करना है। तो कोई भी बैंक कैसे ऑपरेट करता है, उसके फीचर क्या होते हैं। बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होती है वॉल्यूमिनस नेचर की होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती है। और कॉम्प्लेक्सिटी का एक रीजन क्या होता है, बैंक आईटी का बहुत ज्यादा यूज करता है, आईटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांजैक्शंस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। दूसरा, वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द बैंकिंग नेटवर्क। आप मुझे बताओ ना, आप खुद देखो कि किसी भी बैंक की ब्रांचेस कहां कहां पे कितनी कितनी ब्रांचेस होती हैं। अगर मैं एक बैंक की बात करूं, एचडीएफसी बैंक की आपके खुद के सिटी में देखो कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, राइट। तो आपकी पूरे इंडिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ सिटीज है, बहुत ज्यादा है। तो आपकी बैंकिंग नेटवर्क की जो स्प्रेड है ना, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड बहुत ज्यादा है। फिर कहता है डाइवर्सिफाइड एंड लार्ज रेंज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड। बैंक कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है, राइट, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ऑफर करता है, तो ये भी उसका फीचर है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि आईटी के ऊपर बैंक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड कंप्लायंसेस, बैंक के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस वो भी ज्यादा आती है। जब हमने आपके इस चैप्टर को शुरू किया तो मैंने लीगल फ्रेमवर्क बताया था कि कौन कौन से एक्ट आपके बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, बहुत सारे रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता है बैंक को। तो ये कुछ फीचर्स आप कह सकते हो किसी भी बैंकिंग कंपनी के, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आएगा तो बहुत ही ईजी पॉइंट, आप इजिली इसको लिख सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, इट टॉक्स अबाउट फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आपको पता है आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है, मतलब सारे के सारे जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है, उन कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द फंक्शनिंग ऑफ अ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, वैसे आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, उसका क्वेश्चन है। वैसे प्रैक्टिकली कहता है आपकी कंपनी, आपकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या है सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, मतलब इन शॉर्ट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को बताना है। तो कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द बैंक्स। तो बैंक के रिलेशन में उसको कोई न्यू रेगुलेशंस बनाने, कोई सर्कुलर देने, तो कॉन्टिन्यूसली उनकी डेवलपमेंट करता रहता है। सिर्फ बैंक नहीं, इनफैक्ट एनबीएफसीज भी यहाँ पे कवर्ड होते हैं, विच आर नोन एज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उनकी सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज। ये आपने कहां पे पढ़ी होंगी, आई एम 100% श्योर क्लास 12th में आप इसको पढ़ के आते हो। सो डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज एंड क्रेडिट पॉलिसीज कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रेगुलेट करता है कमर्शियल एंड जो अदर बैंक्स हैं आपके, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं आपके, उनकी एक्टिविटीज को। तो डेवलप करना, सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना कमर्शियल बैंक्स को, राइट, क्रेडिट पॉलिसीज को बनाना, मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म करता है, करेंसी को इशू करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेंसी इशू होने के बाद उनकी रेगुलेशन करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बैंक होता है। इट एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनको पैसा चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, मतलब आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हो, लेकिन अगर बैंक्स को पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। तो कहते हैं कमर्शियल बैंक एंड जो आपके अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, उनके लिए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंकर काम करता है, इंक्लूडिंग टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। और इसके साथ साथ जो आपके बाकी अदर टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक के अलावा, कोई और आपके इंस्टीट्यूशन से जो पैसा दे रहे हैं, जैसे कि मैं एनबीएफसी की बात करूं, तो उनके लिए भी इट एक्ट एज अ बैंकर। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस हैं आरबीआई के। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। आप ऑडिटर हो, ऑडिट करो किसी बैंक की ब्रांच की, बैंक क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच की आप ऑडिट करो। यू फाइंड दैट सिस्टम हैज जनरेटेड अ रिपोर्ट मेकिंग 10 टर्म लोन्स अकाउंट एज अ एसएमए। तो बैंक के सिस्टम से एक रिपोर्ट निकली है
बैंक के सिस्टम से क्या निकली, एक रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट के अंदर 10 अकाउंट, कितने अकाउंट, 10 अकाउंट, और ये 10 आपके टर्म लोन है, वहां पे क्लासिफाई कर दिया सिस्टम ने एज दी SMA। SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब तुम इनको समझ लो ये रेड फ्लैग अकाउंट्स है। अब आपको पहले बताना है कि SMA अकाउंट होते क्या हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ऐसी क्लासिफिकेशन की। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब इसके नाम में इसका मतलब है ऐसे अकाउंट जिनको स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि ये रेड फ्लैग अकाउंट है, ये अकाउंट अभी NPA नहीं हुए लेकिन ये स्पेशल मेंशन अकाउंट है, मतलब अभी NPA नहीं हुए, लेकिन अगर तुम इनकी फंक्शनिंग देखोगे ना, इनका ऑपरेशंस देखोगे तो हो सकता है नियर फ्यूचर में ये अकाउंट NPA हो सकते हैं। जैसे कि आपके कस्टमर से पैसा रेगुलरली डिपॉजिट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया कि सिस्टम इसको NPA क्लासिफाई कर दे, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि जो कस्टमर है वो पैसे को सर्व नहीं कर रहा है, या आपको दिखाई दे रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटी की वैल्यू है डिमिनिश होती जा रही है। तो फॉर वट एवर रीजंस यहाँ पे आपको कुछ खतरा दिखाई दे रहा है इन अकाउंट्स के ऊपर कि अभी ये NPA नहीं बट फ्यूचर में दिस अकाउंट्स माइट बिकम NPA। सो इस टाइप के अकाउंट्स को तुम कहते हो स्पेशल मेंशन अकाउंट, इनको रेड फ्लैग अकाउंट भी कहा जाता है, राइट। तो आपको सबसे पहले बताना है कि SMA होता क्या है। तो कहते हैं SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये एक ऐसे अकाउंट है विच इज एग्जिबिटिंग, जो शो करते हैं साइन ऑफ स्ट्रेस, इंसिप्टिंग स्ट्रेस रिजल्टिंग इन द बोरोवर डिफॉल्टिंग इन टाइमली सर्विसिंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन। तो क्या कह रहे हैं कि यहां पे आपको साइन दिखाई दे रहे कुछ स्ट्रेस के कि इस अकाउंट में स्ट्रेस है, सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी जा रही है, आपके बोरोवर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, राइट। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करेगा इन टाइमली सर्विसिंग ऑफ इट्स डेट ऑब्लिगेशन। दो अकाउंट, ये अकाउंट अभी तक NPA क्लासिफाई नहीं हुए हैं एज पर RBI की गाइडलाइंस। और आपको पता है RBI की गाइडलाइंस NPA को लेकर क्या कहती है कि जब तक 90 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं हो चुका है तब तक आप इसको NPA नहीं क्लासिफाई करोगे, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, अच्छा चलो ठीक है। फिर कहते हैं इन केस ऑफ SMEs दीज आर ओवर ड्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 0 to 90 डेज। सिंपल सी बात है, 90 दिन से ज्यादा का पीरियड हो जाएगा ड्यू का तो फिर वो कहां पे चला जाएगा, आपके NPA में। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ड्यू है, 90 दिन से पीरियड 90 दिन से ज्यादा का पीरियड अभी नहीं हुआ है आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, तो तुम उसको SMA में डालते हो। सिंस पीरियड ऑफ 90 डेज हैज नॉट बीन एक्सीडेड एज ऑन द डेट, इन अकाउंट्स को तुम NPA क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट अभी नहीं हुआ बट फ्यूचर में तो हो सकता है ना। 60 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, पैसा आ ही नहीं रहा है, आपको पता है कि 80 दिन हो सकते तो 90 दिन भी हो जाएंगे। तो इस टाइप के अकाउंट्स को तुम SMA अकाउंट क्लासिफाई करते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब सिस्टम से ऐसे रिपोर्ट निकल के आएगी कि 10 अकाउंट ऐसे हैं जिनसे पैसा नहीं आ रहा है, 80 दिन हो गए, किसी के 85 दिन हो गए, तो आपके बैंक को एक अलर्ट मिलेगा ना कि 90 डेज होते ही अकाउंट NPA कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। तो फिर बैंक कोशिश करेगा आपके बोरोवर से पैसा कलेक्ट करने की। तो कहते हैं सच अ क्लासिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एज तुम अर्ली रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ऐसे कौन से अकाउंट है जो फ्यूचर में NPA होने वाले, एंड बैंक टाइमली अपने एक्शंस को ले पाता है, टाइमली इनिशिएट कर पाता है रेमिडियल एक्शंस, सो दैट जो अकाउंट पोटेंशियली NPA हो सकते हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर आता है आई वुड से अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि जब मैंने आपको DP का कंसेप्ट समझाया, दैट इज ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन का कंसेप्ट समझाया, आपको कहीं ना कहीं इसी टाइप के एग्जाम्पल से समझाया था। क्वेश्चन क्या है, CAP is conducting the stock audit of a borrower availing the credit facility of 100 lakh from a branch of a bank। तो आपके बोरोवर ने बैंक से 100 लाख की CC लिमिट ली हुई है एंड CAP उस बोरोवर की स्टॉक ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है। The cash credit facility is against the security of the paid stocks and debtor up to 90 days। सिक्योरिटी क्या है CC लिमिट के लिए, स्टॉक एंड डेटर, मोस्टली यही होती है। मार्जिन क्या रखा हुआ है आपने, 25% फॉर द स्टॉक एंड 40% फॉर द डेटर। नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है एज ऑन 31/12/2023। आपके CA ने DP की कैलकुलेशन करी है 82.50 लाख की। आपको बताना है कि क्या ये DP की कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो आपको सबसे पहले DP की कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपकी क्लास के अंदर, मैं फिर से बता देती हूँ फॉर्मूला होता क्या है। तो आप सबसे पहले लिखो कि आपकी स्टॉक कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है इसकी, ठीक है, राइट। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसमें से माइनस कर दोगे कोई भी अगर डैमेज स्टॉक है तो उसको आपको यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से आप क्रेडिटर्स भी माइनस कर दोगे, राइट। जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसमें से आप जो मार्जिन रखा हुआ है स्टॉक के रिलेशन में उसको माइनस कर दोगे, समझ में आ गया। फिर यहां से जो आपका निकलता है उसको हमने क्या बोला था, पॉइंट नंबर 1, राइट। तो ये DP हो जाती है अगर मैं स्टॉक की बात करूं।
फिर इसके बाद आपका फोकस जाएगा डेटर के ऊपर। तो आप सबसे पहले बताओ डेटर का अमाउंट कितना है, वो यहां पे लिखो, राइट। डेटर में से ऐसे जो डेटर जो 90 दिन से पुराने डेटर्स हैं उनको आप माइनस कर दो। फिर आप 90 दिन से पुराने डेटर्स को माइनस कर दोगे, उसमें से जो डेटर्स के रिलेशन में सिक्योरिटी रखी हुई, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में 40%, वो माइनस कर दो। जो आएगी वो डेटर्स के रिलेशन में डीपी आ जाएगी, जिसको आप बोलोगे 2, ठीक है। फिर आप ऐड कर दो 1 + 2, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इतनी डीपी कैलकुलेट होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था, और इसी फॉर्मूले के ऊपर हमने डीपी की कैलकुलेशन की डिस्कशन करी थी, और अब आप इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे डीपी निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी है स्टॉक की, ये दी हुई है 125 लाख है। इसमें से डैमेज स्टॉक माइनस कर दो 5 लाख रुपए का, डेटर्स कितने हैं 50 लाख रुपए के, ये माइनस कर दो। और अब मुझे बताओ कितना आ रहा है, तो 125 में से मैं माइनस कर देती हूँ 55 लाख, तो ये आ रहा है 70 लाख। अब इसमें से मार्जिन माइनस कर दो, स्टॉक के रिलेशन में 25% का मार्जिन है, तो कितनी डीपी आ गई स्टॉक को लेकर, तो ये आ गई, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 25%, तो ये बनती है 52.5, राइट। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब डेटर बताओ मुझे कितने अमाउंट के डेटर्स हैं आपके, टोटल 50 लाख के। इसमें से जो डेटर 90 दिन से पुराने के डेटर्स हैं उनको माइनस कर दो, वो हो गए आपके 10 लाख के, बचे कितने 40 लाख के। 40 लाख में से आप डेटर्स का मार्जिन माइनस कर दो, कितना है, डेटर्स का मार्जिन है 40% का, तो इसमें से 40% और माइनस कर दो। 40 में से 40% माइनस कर दूं, मतलब इसका 60% मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये बचता है 24 लाख। अब इसको आप बोलोगे 2, और 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 52.5 लाख प्लस 24 लाख, तो डीपी कैलकुलेट होनी चाहिए 76.5 लाख। और आपके सीए ने डीपी की कितनी कैलकुलेट की हुई है 82.5 लाख। तो क्या कैलकुलेशन ये प्रॉपर है? नहीं। तो पहले आप डीपी की कैलकुलेशन शो करोगे, ये आ रही है 76.50 लाख की, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको शो करनी है कि इतनी डीपी बननी चाहिए। इसने ए बी यूज किया है, हमने 1 और 2 को यूज किया, तो यहाँ पे जो सीए ने डीपी कैलकुलेट करी हुई है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डीपी कितनी होनी चाहिए 76.50 लाख की डीपी की कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको डीबी का कंसेप्ट आता है तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द ऑडिट अप्रोच इंक्लूडिंग द ऑडिट प्रोसीजर व्हाइल ऑडिटिंग द प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंक। आप ऑडिट कर रहे हो, बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि ऑडिटर को प्रोविजंस की चेकिंग करने के लिए ऑडिटर किन किन ऑडिट प्रोसीजर को यहां पे परफॉर्म कर सकता है इन ऑर्डर टू वेरीफाई द प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ये और में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब एक ही है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई द प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो आप मुझे बताओ बैंक किन किन चीजों के रिलेशन में प्रोविजन बना सकता है, और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है बैंक को प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, स्टैंडर्ड एसेट के रिलेशन में उसको प्रोविजनिंग करनी है, जो उसके सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, डाउटफुल एसेट है, उसको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज की प्रोविजनिंग बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको इस प्रोविजन को ध्यान में रखना है। दूसरा, टैक्स की भी प्रोविजन आप बनाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टैक्स की प्रोविजन को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, किसी और एक्सपेंडिचर के रिलेशन में भी तो आप प्रोविजन बना सकते हो ना, जहां पे आपके बैंक को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आके उसको पैसा पे करना पड़ सकता है, तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर के रिलेशन में भी प्रोविजन कैन ऑल्सो बीइंग मेड बाय द बैंक। तो आपको इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है, और आपके ये 5 पॉइंट कवर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या, आपके जो अकाउंट्स हैं, जो आपके एसेट है, उनके रिलेशन में आपके बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो कहता है कि कौन कौन से ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है इन रिलेशन टू प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो ये वो ऑडिट प्रोसीजर है जिनको परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर 1, ऑडिटर असर्टेन करेगा कि क्या आपका बैंक कंप्लाई कर रहा है वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो एप्लीकेबल होती हैं आपके बैंक के ऊपर इन रिलेशन टू द प्रोविजनिंग एज पर द वेरियस सर्कुलर। तो ये तो इसने एक जनरल पॉइंट बोला है, क्या कि बैंक से आपने सर्कुलर मांगो, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर मांगो, और जो भी आपका रेलिवेंट सर्कुलर है उसको ऑब्टेन करो और अंडरस्टैंड करो बैंक के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं इन रिलेशन टू प्रोविजनिंग। मतलब बैंक को किन किन आइटम्स के रिलेशन में प्रोविजन करनी पड़ती है, और फिर असर्टेन करो कि क्या बैंक प्रोविजन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरल पॉइंट बोलोगे। दूसरा पॉइंट फोकस्ड है एसेट के ऊपर, मतलब आपके बैंक ने जो लोन दिए हैं उनके ऊपर। कहते हैं ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग कि बैंक प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करता है। बैंक को प्रोविजन करनी पड़ती है ना कैलकुलेट, किसके ऊपर, स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर, आपके जो एनपीएस है उनके ऊपर।
इट इंक्लूड्स कि बैंक का बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स को लेकर इनटू द स्टैंडर्ड कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, डाउटफुल कैटेगरी एंड लो एसेट कैटेगरी। क्योंकि आपका बैंक किस एसेट को किस कैटेगरी में डाल रहा है उसके बेसिस पे उसकी क्लास, उसकी जो प्रोविजनिंग का अमाउंट है वो चेंज हो जाता है, राइट। सो ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि बैंक अपनी प्रोविजन की कॉम्पिटिशन कैसे करता है स्टैंडर्ड एसेट्स को लेकर एंड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको लेकर। ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है बैंक से डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड लोन्स एंड नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एंड फिर वो रिकंसाइल करेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आपके लोन्स का है क्या वो अग्री कर रहा है जनरल लेजर के साथ, तो उसको समझ में आ जाएगा जितनी प्रोविजनिंग बननी चाहिए उतनी ही आपने प्रोविजनिंग बनाई हुई है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आपके एसेट से रिलेटेड प्रोविजनिंग की बात कर रहा है। पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट, दूसरा पॉइंट एसेट से रिलेटेड प्रोविजनिंग, तीसरा पॉइंट टैक्स प्रोविजन की बात कर रहा है, चौथा पॉइंट। तो कहते हैं ऑडिटर आपकी बैंक को बोलेगा कि आप मुझे ना जहां पे आप टैक्स की प्रोविजन की कंप्यूटेशन करते हो वो स्टेटमेंट दो। तो कहता है ऑडिटर विल ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स प्रोविजन फ्रॉम द बैंक्स मैनेजमेंट एंड वो वेरीफाई करेगा कि किस किस नेचर के आइटम्स को आपने डेबिट किया हुआ है और किन किन नेचर के आइटम को आपने क्रेडिट किया हुआ है, ताकि आप यह असर्टेन कर सको कि बैंक ने जो टैक्स की प्रोविजन की कंप्यूटेशन करी है वो कंप्यूटेशन एप्रोप्रिएट है। मतलब ऑब्वियसली तुम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स निकालोगे ना, तो क्या तुमने डेबिट किया, क्या तुमने क्रेडिट किया, तो क्या कितना तुम्हारा टैक्स बनता था, कितनी तुम्हारी प्रोविजनिंग होनी चाहिए थी एंड अदर प्रोविजंस जो बैंक की मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएट लगती है फॉर द एक्सपेंडिचर शुड बी एग्जामिन्ड। कैसे एग्जामिन कर सकता है? कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस व्हिच रिक्वायर्ड द प्रोविजनिंग एंड द एडुकेसी ऑफ द सेम बाय डिस्कसिंग एंड ऑब्टेनिंग द एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द बैंक मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके बैंक के भी डेटर्स होंगे तो ऑडिटर को दिखाई दे रहा है कि डेटर्स डाउटफुल डेट्स है, तो इसके रिलेशन में बैंक को प्रोविजन बनानी चाहिए ना। सो ऑडिटर अदर प्रोविजन को भी इवेल्युएट करेगा कि क्या किसी और एक्सपेंडिचर के रिलेशन में या किसी और आइटम को लेकर बैंक की मैनेजमेंट को प्रोविजन बनानी चाहिए और जो बैंक की मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाई है क्या वो एडुकेट है, इसको डिस्कस करेगा ऑडिटर विद द बैंक्स मैनेजमेंट। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू वेरीफाई एज एन ऑडिटर व्हाइल वेरीफाइंग द प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज इन द ऑडिट ऑफ अ बैंक। एक सेकेंड। Next is question number 12. It says the engagement team should hold discussion to gain better understanding of the bank and its environment, including internal control, and also to assess the potential for risk of material misstatement of the financial statement. अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये सिर्फ बैंक के केस में ही एप्लीकेबल नहीं होते। ये जो लाइन लिखी हुई है कि सिर्फ बैंक के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, ये किसी भी टाइप की एंटिटी की ऑडिट अगर ऑडिटर करने जाएगा तो उसको ये काम करना ही पड़ता है। मतलब इंगेजमेंट टीम एक डिस्कशन करती है, मतलब एक मीटिंग बुलाती है, ब्रीफिंग आप जिसे कहते हो, और वहां पे वो डिस्कस करती है कि एंटिटी क्या है जिसके आप ऑडिट कर रहे हो, उसका इन्वायरमेंट क्या है, किस एरिया में कितना रिस्क है मटेरियल में स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे कहता है कि जब आप किसी बैंक की ऑडिट कर रहे हो तो इंगेजमेंट टीम वहां पे भी मीटिंग बुलाएगी, वो डिस्कशन करेगी ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन किया जा सके अबाउट द बैंक, इट्स इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग बैंक के अंदर किस टाइप के कंट्रोल्स लगे हुए हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि बैंक के किस एरिया के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, राइट। ऑल द डिस्कशन शुड बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और एंगेजमेंट टीम जिन भी मैटर्स को इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करेगी उन सारे मैटर्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी है ताकि इन डॉक्यूमेंटेशन को फ्यूचर ऑडिट के लिए भी रेफर किया जा सके। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको ये बताना है बेसिकली कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। आपको ये बताना है कि जब मीटिंग बुलाई जाएगी आपकी एंगेजमेंट टीम की, जब वो डिस्कशन करेगी इन मैटर्स को लेकर, तो किस किस टाइप के मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो एंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी, जो ऊपर आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसमें वही लिखा हुआ है। कहता है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करेगी, एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड द डिस्कशन। क्यों? ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सके बैंक की, उसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग किस टाइप के कंट्रोल्स बैंक के अंदर लगे हुए हैं, एंड ऑल्सो आपकी एंगेजमेंट टीम एसेस कर सके कि आपकी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, बैंक के किस एरिया के अंदर कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का। All this discussion should be appropriately documented for the future reference। और एंगेजमेंट टीम ने जो भी डिस्कशन करी अपनी इस मीटिंग के अंदर उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है इसने पहले। फिर कहता है डिस्कशन किसके मैटर के ऊपर होगी? डिस्कशन शुड बी डन ऑन द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? आप एंटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, एनवायरमेंट को समझ रहे हो, कंट्रोल को आप समझ रहे हो, तो डिस्कशन किसके ऊपर हो रही है कि बैंक के किस एरिया में कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का। दिस डिस्कशन आर ऑर्डिनरली डन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। आप इसको कब करते हो? प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट पे आप इन मीटिंग्स को बुलाते हो। अगर आपको याद भी हो, हमने पढ़ा भी था जब ऐसे नंबर 300 हमने पढ़ा कि टीम्स की ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग
की मीटिंग्स बुलाई जाती है, तो प्लानिंग स्टेज पे होती है। तो ये तो आई वुड से क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। बेनिफिट्स क्या है डिस्कशन के, ये आपको लिखना है। क्या बेनिफिट मिलेंगे जब आपकी एंगेजमेंट टीम की मीटिंग्स बुलाई जाएगी डिस्कशन की, तो कहते हैं यहां पे स्पेसिफिक एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। कहते हैं कि जब ये मीटिंग्स बुलाई जाती है वहां पे एंगेजमेंट टीम डिस्कस करती है कि आपकी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। किस टाइप की मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रॉड। इससे होगा क्या, इट विल एनेबल द एंगेजमेंट टीम टू कंसिडर द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड रिस्क। तो जब आप कंसीडर करोगे, जब आप डिस्कशन करोगे कि बैंक में फ्रॉड होने के चांसेस कितने हैं, बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने जो फ्रॉड की वजह से हो रही है, तो एंगेजमेंट टीम के जो मेंबर्स है वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज बना पाएंगे, इंक्लूडिंग वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज बना पाएंगे इन रिलेशन टू, अगर उनको कोई एंगेजमेंट रिस्क दिखाई देता है, कोई आपका बिजनेस रिस्क, कोई और अदर परवेसिव रिस्क, कोई और सिग्निफिकेंट रिस्क उनको दिखाई देता है। कहते हैं ये डिस्कशन एनेबल करती है एंगेजमेंट पार्टनर को कि वो काम को बांट सके, कि भाई जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे वो एक्सपर्ट अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को काम को देगा। तो कहते हैं इट एनेबल्स द एंगेजमेंट पार्टनर टू डेलीगेट द वर्क टू द एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स एंड टू डिटरमाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड। और एंगेजमेंट पार्टनर ये भी बताता है अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को कि देखो अगर तुम्हें फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो फिर वहां पे तुम्हारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करता है मीटिंग के टाइम पे ही कि क्या बैंक के किसी एरिया के अंदर उनको अपनी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। तो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर में ऑल्सो रिव्यू द नीड्स टू इन्वॉल्व एनी स्पेशलिस्ट, मतलब एनी एक्सपर्ट टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू फ्रॉड। ठीक है, सो ये आपके यहाँ पे बेनिफिट्स हैं डिस्कशन के। दो बेनिफिट एंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड है और एक बेनिफिट आपके एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड है। फिर आते हैं आपका किन किन मैटर्स को इन डिस्कशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, मतलब ये जब एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स अपनी मीटिंग्स बुलाएंगे तो किन मैटर्स को वहां पे डिस्कस किया जाएगा, कौन कौन सी एरर्स हैं जो आपकी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती हैं। एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर, मतलब देखो अभी उनको पता कैसे लगेगा, उन्होंने बैंक को समझा होगा, उनकी इन्वायरमेंट को समझा होगा, कंट्रोल को समझा होगा, तो उनको समझ में आ जाएगा किस किस टाइप की गलतियां हो सकती हैं। तो कहता है एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर। ठीक है, दूसरा कौन कौन सी ऐसी एरर थी जो पास्ट में भी हुई है, उससे क्या समझ में आएगा कि किस टाइप की गलतियां जनरली आपकी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है। सो एरर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रायर पीरियड्स। फिर और कौन कौन से मेथड को यूज करके आपके बैंक की मैनेजमेंट, बैंक के एम्प्लॉइज फ्रॉड को कमिट कर सकते हैं, ये भी तुम डिस्कस करोगे। मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी डन बाय द बैंक पर्सोनल और अदर्स विद इन द पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और अ डिस्क्लोजर, मतलब किस बैंक के किस एरिया के अंदर किस टाइप से फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस डिस्क्लोजर के अंदर, किस अकाउंट बैलेंस के अंदर बैंक के पर्सोनल, बैंक के एम्प्लॉइज किस मेथड को यूज करके फ्रॉड को कमिट कर सकते हैं, ये तुम डिस्कस करोगे। राइट, ऑडिट रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, तो हमने ऊपर भी देखा। एंगेजमेंट रिस्क, अगर कोई ये परवेसिव रिस्क है, कोई स्पेसिफाइड रिस्क है, उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, इन मैटर्स को तुम डिस्कस करोगे। आपका एंगेजमेंट पार्टनर ये बताएगा अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को, देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तुम्हें अलर्ट रहना है, कोई भी पॉसिबिलिटी तुम्हें एरर की दिखाई देती है, फ्रॉड की दिखाई देती है, तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एटीट्यूड को मेंटेन करना है। फिर आगे कहते हैं ऑडिटर ये भी बताएगा कि ऑडिटर की जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है उनको अलर्ट रहना है फॉर द इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशन जो इंडिकेट कर सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हैव अकर्ड। इन शॉर्ट ये भी किसकी बात कर रहा है, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ही बात कर रहा है। समझ में आया? तो ये आपके कुछ मैटर्स है जिनको एंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी जब वो अपनी मीटिंग्स बुलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आई वुड से अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्वेश्चन ही लिखोगे जो लिखा हुआ है, देर आफ्टर आपको 3 ये बेनिफिट बताने हैं कि एंगेजमेंट टीम ये जो डिस्कशन कर रही है, मीटिंग्स बुला रही है, इसके बेनिफिट क्या है और किन मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा, कैसी कैसी गलतियां हो सकती है ये डिस्कस किया जाएगा, पास्ट में कैसी गलतियां हुई है, कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है, किन मेथड्स को यूज करके फ्रॉड को कमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सेज क्या होंगे रिस्क के अगेंस्ट, ये आप डिस्कस करोगे। एंगेजमेंट पार्टनर ये बताएगा एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को कि तुम्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट। बैंक ना इनकम को रिकॉग्नाइज करता जाता है अक्रूवल बेसिस पे, समझ रहे हो ना।
मतलब अनलेस वो अकाउंट एनपीए है तो अलग बात है, तब तो उसको रियलाइजेशन बेसिस पे अपनी इनकम को रियलाइज करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज बैंक अक्रूवल बेसिस पे अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द रिवर्सल ऑफ इनकम। मतलब जैसे ही कोई बैंक एनपीए होता है, एक एग्जांपल दे रही हूं, बैंक ने अभी तक जो भी इनकम उसने अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उनका रिवर्सल करना पड़ेगा अनलेस इट इज रियलाइज्ड। अगर उसको मिल गया पैसा, रियलाइज्ड होगी तो ठीक है, नहीं मिला अक्रूवल बेसिस पे, आपने अक्रूवल और रियलाइजेशन का कंसेप्ट, आई वुड लाइक टू बिलीव बेसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट आपको आता होगा, ठीक है। तो जो भी आपने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करी थी इनकम और बाद में जाके अकाउंट एनपी हो गया, तो बैंक को उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आपको यही बताना है कि किन किन सर्कमस्टांसिस में बैंक को अपनी इनकम को रिवर्सल करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले सर्कमस्टांस क्या हुआ, इफ एनी एडवांस, बैंक ने कोई एडवांस दिया हुआ है, कोई लोन दिया हुआ है, मतलब बैंक का कोई एसेट होगा। इसने एडवांस में और किन किन चीजों को इंक्लूड किया, बिल परचेज डिस्काउंटेड। कहता है कोई अकाउंट अगर आपका एनपीए हो जाता है एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, तो जितना इंटरेस्ट बैंक ने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, द एंटायर इंटरेस्ट विच इज अक्रूड एंड विच इज क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट, पास्ट पीरियड्स के अंदर सारा इनकम आपको, सारा इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा इफ इट इज नॉट रियलाइज्ड। मैंने क्या बोला, अगर रियलाइज हो गया तो ठीक है, पैसा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। यही आपका जो रूल है एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ दोज एडवांसेस एज वेल विच आर गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, ठीक है। तो एक तो आ गया यहाँ पे एनपी का केस। अगला भी एनपी से ही रिलेटेड है। कहता है कोई भी अकाउंट एनपीए है, ठीक है, कोई अकाउंट एनपीए की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, उसके रिलेशन में कोई भी फी, कोई भी कमीशन या एनी अदर सिमिलर टाइप ऑफ इनकम जो अक्रू हो गई है, शुड सीज टू अक्रू इन द करंट पीरियड। मतलब कोई अकाउंट एनपीए हो गया ना, अब उसके रिलेशन में अक्रूवल बेसिस पे तुम कोई इनकम नहीं चार्ज कर सकते, और अगर आपने पहले चार्ज करी हुई फिर आप उसका रिवर्सल करोगे इफ इट इज चार्ज इन द पास्ट पीरियड, अगर आपने वो कलेक्ट नहीं करी है तो। समझ में आ गया। फर्दर इसके साथ साथ गलतियों के रिलेशन में भी आप रिवर्सल करते हो। मतलब बैंक ने अगर कोई इनकम रिकॉग्नाइज करी है एज ए इनकम रोंगली इन द पास्ट ईयर, मतलब आपको इंटरेस्ट की इनकम दिखानी नहीं चाहिए थी पर गलती से आपने दिखाई भी है, तो आप उसका रिवर्सल करोगे। अगर रिकॉग्निशन आपने करंट ईयर में ही गलती करी है ना, सेम ईयर में आपने गलती करी है, तो सेम ईयर में आप उसका रिवर्सल करोगे। अगर आपने पास्ट ईयर में कोई गलती करी है तो आप सेम ईयर में उसके अमाउंट के इक्विवेलेंट एक प्रोविजन बना सकते हो। फिर इसके बाद कहते हैं ऑडिटर ये भी इंक्वायरी करेगा कि क्या बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है वहां पे कोई डेबिट्स हो रहा है, राइट। क्योंकि बैंक का अगर इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है तो वो क्रेडिट नेचर का, वहां पे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो क्या उसको कोई डेबिट दिखाई दे रहा है लार्ज अमाउंट का, अगर ऐसा है तो वो बैंक से पूछेगा तो क्या कोई ऐसा क्रेडिट है जिसके अगेंस्ट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी इंक्वायर्ड, ऑडिटर ये भी इंक्वायरी करेगा क्या कोई कम्युनिकेशन आई है बोरोवर की साइड से जहां पे बोरोवर ने पॉइंट आउट किया है डिफरेंस इन द इंटरेस्ट चार्ज। मतलब बोरोवर कहता है कि बैंक मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है 10% का, जबकि हमारे बीच में अग्री हुआ था 8% का, तो फिर ऑडिटर यहां पे इसको भी इवेल्युएट करेगा। सो ये आपके कुछ एस्पेक्ट होंगे इन रिलेशन टू रिवर्सल ऑफ इनकम, राइट। सो ये आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड द केस सिनेरियो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट अर्न्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ बैंक। बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर इंटरेस्ट अर्न्ड की एक हेडिंग बनती है, उस हेडिंग के अंदर नीचे दिए गए 4 आइटम्स में से क्या चीजें आपकी इंक्लूड होंगी। 2 हेडिंग्स होती है इनफैक्ट, एक होगी आपकी अदर इनकम्स की, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न्ड की इनकम में इंटरेस्ट अर्न्ड की जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से कौन सा आइटम आएगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स। यस, ये आपका इंक्लूड होगा क्योंकि बिल्स डिस्काउंटिंग के रिलेशन में बैंक को क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी जैसे कि एडवांस के ऊपर बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इन द सेम वे जो बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है उसको डिस्काउंट मिलता है। तो यस, ये भी आप कह सकते हो इन अ वे जैसे एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट होता है उसी सेम नेचर की इनकम होती है, तो ये इंटरेस्ट अर्न्ड की हेडिंग में
आती है तो ये इंक्लूड होगी। लोन प्रोसेसिंग फी नहीं, कमीशन नहीं, क्रेडिट फी नहीं, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन की हेडिंग में नहीं आएगी। तो क्या इंक्लूड होगा? ए इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, वाइल ऑडिटिंग द एडवांस ऑफ अ बैंक एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आप ऑडिट करो किसी बैंक की, ठीक है, और बैंक की ऑडिट के दौरान आपको पता है बैंक के ऑडिटर को वेरिफिकेशन करनी पड़ती है एडवांसेस की। क्वेश्चन आपसे पूछता है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है कि विच इज नॉट लाइकली द कंसर्न ऑफ द ऑडिटर। नीचे 4 बातें लिखी हुई है, आप इनको बोलो 4 ऑडिट प्रोसीजर लिखे हुए, 4 वेरिफिकेशन के पॉइंट लिखे हुए, जिन जिन एस्पेक्ट को ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए जब वो एडवांसेस की वेरिफिकेशन कर रहा है। आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में ऑडिटर कंसर्न नहीं है, मतलब किस एस्पेक्ट को ऑडिटर वेरीफाई नहीं करेगा। सबसे पहले ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या एडवांसेस के रिलेशन में बैंक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है। आंसर इज यस। आपने ये ऑडिट प्रोसीजर पढ़े भी थे ना कि क्या प्रॉपर सैंक्शन नोट हैज बीन मेंटेन, जहां पे सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी क्या प्रॉपर सिक्योरिटी ली। सो यस, ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या एडवांसेस के रिलेशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किए बैंक ने या नहीं। फिर कहते हैं ensuring budgeted targets of the advances which are given by the bank management। ये लाइन बेसिकली है क्या, आपकी बैंक की मैनेजमेंट ने ना अपने एम्प्लॉइज के लिए एक टारगेट सेट किया हुआ है कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 2000 करोड़ रुपए के सैंक्शंस तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना तो लोन बैंक को देना ही देना है। तो ये बजट से मीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, एम्प्लॉइज मतलब आपके बैंक के एम्प्लॉइज है उनकी है, या आपके ऑडिटर को चेक करना है ये एस्पेक्ट। ऑब्वियसली ये बैंक के एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बैंक की मैनेजमेंट ने उनके ऊपर टारगेट सेट किया हुआ है। इसका एडवांसेस की वेरिफिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। सो दिस एस्पेक्ट इज लाइकली टू बी लीस्ट कंसर्न फॉर द ऑडिटर। ठीक है, तो आपके आंसर बनेगा बी। आप पढ़ सकते हो सी के अंदर लिखा हुआ है कि क्या बैंक कंप्लाई कर रहा है सैंक्शन नोट की टर्म्स एंड कंडीशंस का। ऑडिटर इसको चेक करेगा, यस इसको भी चेक करेगा। एडवांस अकाउंट कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, उनके ऑपरेशंस कैसे हैं उनको चेक करेगा, यस। तो क्या चेक करना उसकी डोमेन में नहीं आएगा। ये बजटेड टारगेट्स आपके एम्प्लॉइज ने मीट करे या नहीं करे, ये आपके ऑडिटर का लीस्ट कंसर्न का एरिया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एनी अमाउंट विच इज ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू। हमने पढ़ा भी था इसको। ओवर ड्यू आप कब बोलते हो किसी भी क्रेडिट फैसिलिटी को, अगर आपके बोरोवर ने इस पैसे को उस ड्यू डेट में नहीं पे किया जिस ड्यू डेट को आपके बैंक ने फिक्स किया है, राइट, उसको आप बोलोगे कि ये ओवर ड्यू है। यहां पे एनपीए की बात नहीं आ रही, तो इन डेज में कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका आंसर ए बनेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ ब्रांच ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक। आप मुझे बताओ नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, मतलब बैंक की मैनेजमेंट ही करेगी, लेकिन वहां पे प्रायर अप्रूवल लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हमने पढ़ा था ये भी। तो कहते हैं अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बैंक, ठीक है, बैंक करेगा, एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगता, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता है, तो ये लाइन यहाँ पे गलत होगी। तो कहता है अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बैंक थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सो आंसर वुड बी फोर्थ का बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अभी हमने रिवर्सल का जब क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो मैंने क्या बोला, एनपीए के रिलेशन में इनकम हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे बुक होती है, और इनफैक्ट किसी एसेट के रिलेशन में अगर आपने इनकम को बुक किया अक्रूवल बेसिस पे और वो एसेट बाद में एनपीए हो जाता है तो आपको रिवर्सल करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनकम फ्रॉम एनपीए इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड, नहीं रिकॉग्नाइज होगी इनकम एनपीए के ऊपर, लेकिन रियलाइजेशन पे बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगी, जब उस बोरोवर से पैसा मिल जाएगा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इनकम फ्रॉम एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिकवरी, मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन बेसिस पे, जब पैसा मिल जाएगा तब तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो 5 का आंसर वुड बी सी, राइट। अब जा रहे हैं आपके केस सिनेरियो की तरफ, ये ट्रू फॉल्स आप देख लेना। दिस इज योर केस सिनेरियो। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CAM इज कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ MMC बैंक। आप ऑडिट करो किसी बैंक की ब्रांच की, नहीं, हाँ बैंक की ब्रांच की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब आपकी ऑडिट चल रही थी, इट इज नोटिस्ड एज अंडर, तो ये कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है क्या, लोन्स अंडर किसान क्रेडिट कार्ड आर गिवन टू बाय द बैंक टू द फार्मर टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। ये क्या है, एग्रीकल्चरल एडवांसेस दिए हुए बैंक ने। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन एग्रीकल्चरल एडवांस क्लासिफाइड अंडर किसान क्रेडिट कार्ड हैविंग एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹20 लाख एज एट ईयर एंड। तो बैलेंस शीट डेट पर एक एग्रीकल्चरल एडवांस का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 20 लाख रुपए का। देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट सिंस लास्ट 90 डेज, पिछले 90 दिन से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है।
The said loan has been granted for cultivation of paddy which is harvested in a period of 3 to 4 months फ्रॉम सोइंग। तो कहते हैं कि आपने ये लोन किस टाइप की फसल के लिए दिया है, पैडी के लिए दिया है, और उसका हार्वेस्टिंग का पीरियड क्या है 3 to 4 months फ्रॉम द सोइंग। जब उसको उगाया जाता है 3-4 महीने में उसकी कल्टीवेशन होती है। तो ये हार्वेस्टिंग पीरियड मतलब ये ड्यूरेशन बता रहा है आपकी क्रॉप्स की। तो ड्यूरेशन क्या हुई आपकी क्रॉप की 3 to 4 months विच इज लेस देन 12 month। तो आप कह सकते हो ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। द ब्रांच हैज क्लासिफाइड द सेट एडवांस एज अ स्टैंडर्ड एसेट। ब्रांच ने इस एसेट को क्लासिफाई किया है एज अ स्टैंडर्ड एसेट। पिछले 90 दिन में इसमें कोई पैसा नहीं आया है। तो क्या ये क्लासिफिकेशन है? सही है। रीजन बीइंग हमने एग्रीकल्चरल एडवांसेस के रिलेशन में क्लासिफिकेशन देखी थी, और क्लासिफिकेशन आपको किस बेसिस पे करनी पड़ती है? क्लासिफिकेशन आपको करनी पड़ती है कि कितने टाइम से आपके उस अकाउंट के अंदर पैसा ओवरड्यू है, और वहां पे आप नंबर ऑफ डेज नहीं देखते, आप देखते हो कितनी सीजन। एक सेकेंड रुकना। हाँ ओके, कहां पे थे? जो हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के, अच्छा सबसे पहले समझो कि 3 से लेकर 4 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। ठीक है। सो एनपीए की क्लासिफिकेशन होती क्या है एग्रीकल्चरल एडवांसेस को लेकर, कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है उनको आप एनपीए तब क्लासिफाई करते हो जब यहाँ पे पैसा ओवरड्यू है फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन। ठीक है। और अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो आप देखते हो कि क्या जो अमाउंट है आपका जो अमाउंट है आपका लोन का, ठीक है, या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू है मोर देन 1 क्रॉप सीजन। अब ये क्रॉप सीजन का मतलब क्या होता है? क्रॉप सीजन का मतलब कि कितना पीरियड है आपका हार्वेस्टिंग तक का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका पीरियड है हार्वेस्टिंग का इस क्रॉप का वो कितना है 3 to 4 months का, राइट। तो यहाँ पे आप ये जो क्रॉप होगी आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्रॉप जो सीजन है जो आप हार्वेस्टिंग तक का पीरियड इट इज नॉट लॉन्गर देन 12 months। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के रिलेशन में जब आप एनपीए की क्लासिफिकेशन देखोगे तो अमाउंट ओवरड्यू होना चाहिए मोर देन 2 क्रॉप सीजन। तो अगर एक फसल को एक बार उगा के काटने में टाइम लगता है 3 से लेकर 4 महीने, तो ये 1 क्रॉप सीजन हो गया। तो 2 क्रॉप सीजन यहाँ पे आप कह सकते हो ऑन अराउंड ये बनेंगे 6 से लेकर 8 महीने। तो अब यहाँ पे अगर तुम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे तो 90 डेज से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा। तो ये अकाउंट अभी एनपीए होगा ही नहीं क्लासिफाई, राइट। क्योंकि अगर मैं 6 महीने के हिसाब से लगाऊं और ऑन एन एवरेज भी नंबर ऑफ डेज लगा रही हूं तो ये बनता है 180 डेज के आसपास। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन करनी है कि अगर 180 डेज से ज्यादा हो जाएगा तब आप देखोगे कि क्या इस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करना है। तो ये एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा। ठीक है। तो बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन है। आगे कहते हैं it is also observed that account of one borrower availing CC limit of ₹50 lakh was taken over from the another bank। आपके बैंक ने किसी और बैंक से लोन को टेक ओवर किया है, और लोन है इन द नेचर ऑफ सीसी लिमिट कितने अमाउंट की? 50 लाख रुपए की। द प्रपोजल वाज सैंक्शनड बाय द ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर ने इसका सैंक्शन किया है। देखते हैं अगर इसके पास पावर है सैंक्शन करने की तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर ने इसको सैंक्शन किया इंस्टेड ऑफ द हायर अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड इन द मैनुअल ऑफ डेलीगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द बैंक। तो पावर किसकी थी 50 लाख के लोन को सैंक्शन करने की? जो भी आपके ब्रांच मैनेजर से नेक्स्ट हायर अथॉरिटी थी उसको सैंक्शन करना चाहिए था, बट उसने सैंक्शन नहीं किया। किसने सैंक्शन किया? ब्रांच मैनेजर ने इसको सैंक्शन किया। ये एक सीरियस लैप्स है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पावर थी उसने सैंक्शन नहीं किया। जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो सैंक्शन कैसे कर सकता है? सो इट इज अ सीरियस लैप्स। आगे कहते हैं इट इज नोटिस दैट हेड ऑफिस ऑफ बैंक हैज फ्लैग्ड अ सेविंग account maintained in the branch in which interest was wrongly paid at higher rate due to wrong data feeding entry। क्या हुआ है कि किसी कस्टमर का आपके बैंक के अकाउंट एक सेविंग बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट चल रहा है और आपके सिस्टम ने इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट इसको दे दिया है, राइट। नाउ सिचुएशन हैज बीन रेक्टिफाइड। अब इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए बैंक ने क्या किया? बैंक ने डेबिट कर लिया है एक्सेस इंटरेस्ट विच इज पेड इन द अकाउंट। तो ऑब्वियसली तुमने ज्यादा पहले उसको पैसा दे दिया गलती से, क्योंकि आपने ज्यादा इंटरेस्ट के अंदर आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट फीड कर दिया होगा, तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया आपके कस्टमर को। अब इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए बैंक ने क्या किया? आपके कस्टमर के अकाउंट को अब जितना भी एक्सेस बैंक ने इंटरेस्ट गलती से पे किया उसको डेबिट कर दिया है। Since there was little balance in the saving account, a debit balance of ₹1.50 lakh was created in the said saving account due to the above reversal। अब हुआ क्या? जिस कस्टमर को तुमने इतना क्रेडिट भर भर के पहले दे दिया उसके अकाउंट में इंटरेस्ट के नाम पे गलती से, अब उसके अकाउंट में पैसा था नहीं इतना,
जैसे ही बैंक ने डेबिट किया इंटरेस्ट जो उसने एक्सेस चार्ज किया था, आपके कस्टमर के सेविंग अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट खड़ा हो गया 1.50 लाख का। ठीक है, द मैटर वॉज इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द अकाउंट होल्डर। अब बैंक ने कॉल किया होगा, उसको बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई, अकाउंट होल्डर को इंटीमेट कर दिया गया। हाउएवर ही हैज नॉट टर्न्ड अप फॉर द पेमेंट सिंस मैटर वॉज इन्फॉर्म्ड टू हिम अबाउट 6 months अगो। 6 महीने पहले बैंक ने बताया था गलती से ये काम हो गया, आपको मुझे 1.5 लाख रुपए वापस देने हैं, कस्टमर आया नहीं, तो इसका मतलब ये अकाउंट तो भैया एनपीए होना चाहिए। सही बात है ना। अब आगे कहते हैं देयर आर मेनी कैश क्रेडिट अकाउंट्स इन द ब्रांच, बहुत सारे आपके सीसी के अकाउंट्स है ब्रांच के अंदर। सच बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मंथली स्टॉक स्टेटमेंट टू ब्रांच शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ द ड्रॉइंग पावर। ठीक है, तो कहता है कि आपके कस्टमर्स को डीपी की कैलकुलेशन करते हुए एक अपनी स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है बैंक के पास। अभी आपने ऊपर देखा कि डीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है। वन बोरोवर हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन एंड अ कार लोन फ्रॉम अ ब्रांच। एक आपका कोई बोरोवर है, मान लेते मिस्टर ए, उसने आपके बैंक की ब्रांच से ही हाउसिंग लोन लिया है और बैंक की ब्रांच से ही कस्टमर ने कार का भी लोन लिया है। हाउसिंग लोन की ईएमआई ओवरड्यू है, आपने अपनी ईएमआई नहीं पे करी, कितने टाइम से ओवरड्यू है, 120 डेज हो चुके हैं, 90 दिन से ज्यादा का पीरियड ड्यू यहाँ पे निकल चुका है, तो हाउसिंग लोन तो एनपीए क्लासिफाई होगा। तो कार लोन की ईएमआई अभी 60 दिन से ओवरड्यू है, मतलब अभी 90 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ है कार लोन को लेकर। तो आपको ये बताना है कि कस्टमर का कौन सा अकाउंट क्लासिफाई होगा एनपीए। तो हाउसिंग लोन तो क्लासिफाई होगा एनपीए, बट इसके साथ साथ कार लोन भी एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। क्यों क्लासिफाई हो जाएगा एज एनपीए? रीजन भी, अगर तुम सिर्फ नंबर ऑफ डेज देखोगे तो एनपीए क्लासिफाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 90 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन हमने एक प्रोविजन पढ़ी है कि किसी बैंक के अंदर अगर आपके कस्टमर का एक अकाउंट क्लासिफाई हो जाता है एनपीए, तो बाकी सारे अकाउंट्स भी एनपीए क्लासिफाई हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे भले ही कार लोन की ईएमआई अभी 90 दिन से ज्यादा पीरियड से ओवरड्यू नहीं है, बट फिर भी क्योंकि उसका हाउसिंग लोन का अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो गया, तो फिर ये अकाउंट भी क्लासिफाई हो जाएगा एज दी एनपीए। ठीक है, अब लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है ऑडिट ऑफ द बैंक एज रिगार्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एग्रीकल्चरल एडवांसेस। मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब आपको ये बताना है एग्रीकल्चरल एडवांसेस के रिलेशन में एनपीए क्लासिफिकेशन को लेकर नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले द ब्रांच हैज अर्ड इन मेकिंग क्लासिफिकेशन एज पर आरबीआई नॉर्म्स इट इज अ सबस्टैंडर्ड एसेट। क्या आपकी ब्रांच ने इस एडवांस की आपकी क्लासिफिकेशन में कोई गड़बड़ की है? नहीं, वो स्टैंडर्ड एसेट ही क्लासिफाई होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई नहीं होना चाहिए। मैंने आपको रीजन बताया क्यों। क्लासिफिकेशन विच इज मेड बाय ब्रांच इज प्रॉपर, एब्सोल्युटली ब्रांच ने जो क्लासिफिकेशन करी है वो बिल्कुल सही है। हाउएवर देयर आर नो ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट इन सिंस लास्ट 90 डेज, सॉरी, इट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। नहीं, ये कोई स्पेशल मेंशन अकाउंट नहीं है, आपकी ब्रांच ने जो भी क्लासिफिकेशन करी है वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, अब आता है रिगार्डिंग टेकन ओवर अकाउंट फ्रॉम अनदर बैंक। ऊपर था ना कि आपके बैंक ने किसी और बैंक से किसी अकाउंट को टेक ओवर किया, सीसी लिमिट को टेक ओवर किया और ब्रांच मैनेजर ने उसको सैंक्शन कर दिया जबकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। क्या स्टेटमेंट इस रिगार्ड में सही है? नंबर 1, ये इंटरनल इशू है बैंक का, ऑडिटर को कोई लेना देना नहीं। भाई ऑडिटर को बिल्कुल लेना देना, इतना बड़ा सीरियस लैप्स आपने किया है, जिसके पास अथॉरिटी थी सैंक्शन करने की, उसने अथॉरिटी के आपके बिना पावर के सैंक्शन कर दिया है, तो सीरियस लैप है। तो कहता है इंटरनल इशू है बैंक का, नहीं। ऑडिटर डेफिनेटली से कंसर्न है, उसको अपनी रिपोर्ट में इसको बताना पड़ेगा। सीरियस वायलेशन है एज लेट डाउन प्रोसीजर, क्योंकि आपके बैंक का लेट डाउन प्रोसीजर है, इन अ वे आप कह सकते हो इंटरनल कंट्रोल फॉर द सैंक्शन ऑफ द एडवांसेस एंड इट शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर विदाउट एनी फेल। तो ऑडिटर इसको रिपोर्ट करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। As regard to the debit balance of rupees 1.50 lakh in the saving account, which of the following statement is correct from the point of view of an auditor? 1.5 लाख रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कस्टमर उसको पे नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिचुएशन डज नॉट अट्रैक्ट आरबीआई नॉर्म्स ऑन एसेट क्लासिफिकेशन, बिल्कुल अट्रैक्ट करते, अकाउंट क्लासिफाई होना चाहिए एनपीए। बैंक ने नहीं करा तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अब इसको क्लासिफाई करके जाएगा एज दी एनपीए, बी इसका आंसर बनेगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत, मतलब नॉट ट्रू अबाउट ड्रॉइंग पावर। नंबर 1, ड्रॉइंग पावर इट इज दैट अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ये तो हमने कैलकुलेशन देखी थी ऊपर क्वेश्चन में। प्राइमरी सिक्योरिटी थी आपकी स्टॉक एंड डेटर्स की, उसमें से आपने मार्जिन माइनस किया, फिर आप डीपी कैलकुलेट करते हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। दूसरा, इट इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट, ऐसा नहीं है।
कैलकुलेशन जब आप डीपी की करोगे ना तो वो सैंक्शन लिमिट से ज्यादा आ सकती है, क्योंकि तुम कैलकुलेशन डीपी की किसके बेसिस पे कर रहे हो, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बेसिस पे कर रहे हो। बट बैंक उसको कस्टमर को अलाउ नहीं करेगा पैसा यूज करने के लिए, जितनी लिमिट है उसी लिमिट के अंदर वो पैसा यूज कर सकता है, लेकिन डीपी कैलकुलेट ज्यादा हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो 20 का आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शन क्या है, ये सैंक्शन लिमिट से अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर्स आप रिड्यूस करते हो स्टॉक के अंदर से, अभी हमने क्वेश्चन भी देखा, व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्रॉइंग पावर, तो ये ऑप्शन भी सही है। जो ऑप्शन सही नहीं है वो फोर्थ का बी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज कंसीडरिंग हाउसिंग लोन एंड कार लोन अवेल्ड बाय द बोरोवर, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट है। दोनों अकाउंट क्लासिफाई होंगे एज दी एनपीए, मैंने आपको रीजन दिया। बोथ हाउसिंग लोन एज वेल एज कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एज दी एनपीए इन अकॉर्डेंस विद दी आरबीआई नॉर्म्स। और मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आप देखोगे नहीं कार लोन के लिए, बिकॉज एक अकाउंट क्लासिफाई हो गया एक बोरोवर का एनपीए, तो उसके बाकी जो अकाउंट्स है वो भी क्लासिफाई हो जाएंगे एज दी एनपीए। तो इसका फिफ्थ का ए आंसर बनेगा। और ये तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स के, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।